नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। यह मैं भगवान से प्रतिदिन आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें। हम लोग राज्य की विधायिका के बारे में पढ़ रहे हैं, और राज्य की विधायिका के बारे में जो हमारी पहली वीडियो बनी थी, इसके जस्ट पहले, उसमें हम लोग विधान परिषद के बारे में सविस्तार चर्चा किए। अब हम लोग आज विधानसभा की संरचना, विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सदस्य कैसे चुने जाते हैं, उनमें आरक्षण की क्या प्रक्रिया है, या विधानसभा का उसका संरचनात्मक ढांचा कैसा है, विधानसभा की शक्तियाँ क्या है, उनके कार्य क्या है, उनका विशेषाधिकार क्या है, आदि आदि महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप कृपया हमारी वीडियो को अंत तक देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। विधानसभा, जिसे अंग्रेजी में द लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, जो संघ में लोकसभा का महत्व है, वही राज्य में विधानसभा का महत्व है। एक तरीके से ये देखेंगे कि जो संघ में लोकसभा का काम होता है, वही राज्य में विधानसभा का काम होता है। उसी को ध्यानगत रखते हुए एक अपने मस्तिष्क में एक उसके बारे में इमेज को स्थापित करते हुए हम विधानसभा के बारे में जब अध्ययन करेंगे, तो हमें चीज़ें और स्पष्टता पता चलेंगी और हमें बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए देखिए, विधानसभा द लेजिस्लेटिव असेंबली, यह राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन है। प्रश्न कई बार पूछता है कि विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं। ऑप्शन में दो देगा, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधानसभा लोकप्रिय है, लेकिन इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसका नाम है या निम्न सदन। ठीक है, तो यहाँ से हम दो चीज़ों को देखें। जो विधानसभा होता है वो लोकप्रिय सदन भी होता है, उसका एक दूसरा नाम निम्न सदन भी है। अब विधानसभा की संरचना क्या है? कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 170 इसके बारे में प्रावधान करता है। ये क्या प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा की अधिकतम तथा न्यूनतम सदस्य संख्या क्रमशः 500 तथा 60 हो सकती है। मतलब किसी भी भारत में जितने भी राज्य हैं, अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, उस 28 राज्य की ये बात कर रहा है। उस 28 राज्य में अगर विधानसभा की सबसे ज़्यादा संख्या होगी सदस्यों की, तो 500 हो सकती है, अधिकतम 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। बहरहाल अभी आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत के किसी भी राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या 500 नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश की है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है। देखिए, बहरहाल ये हमारा अनुच्छेद 170 ये बात कहता है, और न्यूनतम सदस्य संख्या की बात करता है। तो न्यूनतम सदस्य संख्या, किसी भी विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 371 में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। उन विशेष उपबंधों को ध्यानगत रखते हुए हमारे संविधान में यह निश्चित किया गया है कि कुछ राज्यों में जो विधानसभा की सदस्य संख्या होगी वो 60 से कम होगी। उसमें हम देखेंगे गोवा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 है, और नागालैंड में 46 तथा मिजोरम में 40 है। हम राज्यों की बात कर रहे हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हमारा 2001 में पारित हुआ, उसमें यह कहा गया है कि 2026 तक विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या होगी वो मतलब बदलेगी नहीं। मतलब जो आज है वो 2026 तक रहेगी। हमारे यहाँ चुनाव की क्या विधि है?
तो आप जानते हैं विधानसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। जैसे मतदाता सूची में 18 साल से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हर भारतीयों के लिए मतदाता सूची में नाम भरने का ऑप्शन आता है। उस मतदाता सूची में ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं जिनका नाम है वो लोग मत देंगे विधानसभा के चुनाव में अपने विधानसभा क्षेत्र में और निर्वाचित करते हैं। अर्थात जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो उस राज्य के मतदाताओं द्वारा संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप वयस्क मताधिकार की पद्धति के द्वारा जो मतदान होता है उसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, इलेक्ट होते हैं, उनका इलेक्शन होता है। अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। देखिए चुनाव की विधि आप समझे। अनुच्छेद 332 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 332 हमारा ये कहता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों मतलब शेड्यूल कास्ट तथा अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल ट्राइब को राज्य की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण प्राप्त होगा। मतलब राज्य की जनसंख्या 100 है, ठीक है, उसमें मान लीजिए एससी और एसटी ये है 5% और ये है 2%। तो जो सीटों का अनुपात होगा वो 100 के अकॉर्डिंग में होगा। मतलब 5 सीट इनको और 2 सीट इनको, ये जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित करेगा। ठीक है, तो ये कहता है हमारा अनुच्छेद 332 क्या कहता है? हमारे संविधान का अनुच्छेद 332 में ये प्रावधान प्रावधानित है। पहले तो साधारण भाषा में जानिए कि 332 में क्या है। अनुच्छेद 332 में राज्य के विधानसभा में एससी और एसटी सदस्यों के आरक्षण की बात करता है, सीटों के आरक्षण की बात करता है। ठीक है, वो कैसे होगी? सीटें संख्या के अनुपात में नहीं होगी, जनसंघराज्य की जनसंख्या के अनुपात में होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा अनुच्छेद 333 क्या कहता है कि जब राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि उस राज्य में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति का उचित प्रतिनिधित्व न होने पर उस राज्य विधानसभा में एक व्यक्ति को जो आंग्ल भारतीय समुदाय से हो क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। ठीक, अब सदस्य हेतु अर्हताएँ क्या है? सदस्य हेतु अर्हता हमारे संविधान के अनुच्छेद 173 में दी गई है। भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष की पूरी कर चुका हो और न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया ना हो। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे बात ये न्यायालय की गई है। ठीक है, न्यायालय द्वारा अगर यहीं पे लिखा जाता अस्पताल द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो या बैंक द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो तो ये बात अलग होगी। न्यायालय की यहाँ बात किया गया है क्योंकि न्यायालय हमारा न्यायपालिका भारत में स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करती है। तो स्वतंत्र निकाय के रूप में है तो ये तटस्थ होकर किसी भी निर्णय को देगी, ऐसा हमारा संविधान मानता है और ऐसा देखने को भी आम जीवन में मिलता है हमारे देश में। इन सब चीज़ों को आइए एक बार नोट बनाने की दृष्टि से देखते हैं। विधानसभा अंग्रेजी में द लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। यह मतलब विधानसभा राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन है। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा की अधिकतम तथा न्यूनतम सदस्य संख्या क्रमशः 500 और 60 हो सकती है। अनुच्छेद 371 में कुछ राज्यों के बारे में विशेष उपबंध हैं, वहाँ सदस्य संख्या 60 से कम है। ठीक है, मतलब विधानसभा में वहाँ सदस्य से 60 संख्या कम है। कहाँ पे? गोवा में, अरुणाचल में, सिक्किम में कितने कितने हैं? 30-30 मिलान करने के लिए भी परीक्षाओं में आता है। नागालैंड में कितना है? 46। मिजोरम में कितना है? बिहार में कितना है आप बताएं? अब 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा वर्ष 2026 तक, कब तक? 2026 तक विधानसभा या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 500 और लोकसभा की 550।
चुनाव की विधि। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अनुच्छेद 332 हमारा ये कहता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को राज्य की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 333 क्या कहता है, ये बार बार पूछता है। आप अगर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को जब हल करेंगे तो आप पाएंगे कि अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 173 आदि के बारे में बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो अनुच्छेद हमारा 333 क्या कहता है कि राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय, किस समुदाय के, आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि की आवश्यकता पर एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकेगा। ऐसी शक्ति हमारा संविधान अनुच्छेद 333 के तहत देता है। अब सदस्यों हेतु अर्हता कि कौन से सदस्य, विधानसभा के बारे में पढ़ रहे हैं तो जितनी सारी बातें होंगी सब विधानसभा को केंद्र में रखकर ही होंगी। तो विधानसभा सदस्य हेतु अर्हताएँ क्या है, तो अर्हता के बारे में 173 में बात की गई है। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये थोड़ा सा देखने वाला है कि न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो। अब हम आइए विधानसभा के बारे में और चीज़ों को देखते हैं जी। अब आइए इसके आगे देखते हैं विधानसभा की अवधि। विधानसभा की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है। और 5 वर्ष की अवधि कब से जुड़ी जाती है, जैसे मान लीजिए कि विधानसभा का प्रथम सत्र 1 जनवरी सन 2020 को प्रारंभ हुआ, तो ये 30 दिसंबर 2024 तक इसका 5 साल जब पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो प्रश्न ये पूछता है कि जो हमारा विधानसभा है उसका अवधि कहाँ से कहाँ तक उसकी गणना होती है, तो अंतिम सत्र से प्रथम सत्र तक, ठीक है। जैसे अंतिम सत्र मान लीजिए 2020 दिसंबर में हुआ है, तो जब 2025 जनवरी में नई विधानसभा आएगी चुनाव उपरांत, तब हम इस कार्यकाल को प्रारंभ मानेंगे और जनवरी के पहले वाले कार्यकाल को पूरा मानेंगे। अब विधानसभा की शक्ति तथा कार्य के बारे में बात करना है। फंक्शन एंड पावर्स ऑफ राज्य सूची के सभी विषयों पर, जैसा हम जानते हैं 3 प्रकार की सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हम इसके पहले वाली वीडियो में इन सब पूरी बातों पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि पॉलिटी या इन्वायरमेंट या मैथ की कक्षा है या जो भी कक्षाएं हैं जिनका एक क्रम है, क्रम निश्चित किया गया है पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, तो उसके अनुसार आप एक एक चीज़ों को पढ़ें। आप अटेंडम मतलब कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप शुरू से वीडियोस को देखें, तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे सही तरीके से। देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग विधान परिषद के बारे में पढ़े थे। उसके बाद जब हम संघ की विधायिका के बारे में बात कर रहे थे, उनमें सभी चीज़ों को, लिस्ट सिस्टम, आपका समवर्ती सूची, उसके बाद आपकी संघ सूची, कितने विषय है, किसके क्या क्या अधिकार है, उन सब चीज़ों पर बहुत गंभीरता से हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें बस हम लोग क्या क्या शक्ति है उसको पढ़ेंगे और इसको मतलब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेहतर बनाया गया है कंटेंट को। आप परीक्षा के 15 दिन पहले पूरे सिलेबस को आप रिवीजन कर सकेंगे। इसको ध्यानगत रखते हुए अपनी दूरदर्शिता को देखते हुए इन सब चीज़ों को फ्रेम किया जाता है। देखिए, तो जो हमारी विधानसभा की शक्ति तथा कार्य है, तो राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक। उसके बाद दूसरा, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद वो जहाँ पे विधान परिषद होगी वहाँ पे भेजा जाएगा। विधान परिषद 14 दिनों तक अपना निर्णय दे सकती है, कोई बदलाव करना चाहे बदलाव कर सकती है। वो बदलाव फिर विधानसभा के पास आएगा, विधानसभा में आएगा, और विधानसभा अगर उसको मानना चाहे तो माने, न मानना चाहे तो ना माने, जैसा कि लोकसभा के संदर्भ में होता है। और राज्यसभा के संदर्भ में वही सीधे बात, हमारी जो विधायिका होगी वो राज्य की विधायिका के बारे में वही बात लागू होगा। जो धन विधेयक के बारे में वहाँ प्रावधान है, वो धन विधेयक के बारे में यहाँ प्रावधान है। ये सब चीज़ों को
आप पहले ही समझ चुके हैं। देखिए, धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। जो कार्यकारी शक्तियाँ, दो शक्ति होती है, एक वास्तविक शक्ति होती है, एक कार्यकारी शक्ति होती है। कार्यकारी शक्ति मतलब केवल मुहर लगाने की शक्ति, ठीक, जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल में निहित होती है। केंद्र में राष्ट्रपति के पास और राज्य में राज्यपाल के पास। लेकिन जो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? केंद्र में केंद्र की मंत्रिपरिषद के पास और राज्य में राज्य के मंत्रिपरिषद के पास। और वास्तविक जो शक्ति होती है उसका मुखिया कौन होता है? बहुमत दल का नेता, जो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? राज्य में मुख्यमंत्री होगा, केंद्र में आपका प्रधानमंत्री होगा। तो और देखिए, वास्तविक शक्ति किसको दी जाती है? जो उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है केंद्र की, और जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए वास्तविक शक्ति किसके पास रहेगी? वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के साथ पास रहेगी। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो इसलिए राज्य में वास्तविक शक्ति का कौन मालिक है? हमारा मुख्यमंत्री। और संघ में वास्तविक शक्ति का कौन मालिक है? हमारा प्रधानमंत्री। देखिए, वही बात इसमें है। कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है और वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। सत्र क्या होता है? सत्रावसान क्या होता है? विघटन क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं 3 सत्र होते हैं। उन 3 सत्रों के बारे में बात करते हैं। सत्र का आहूत करना होता है, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र का प्रारंभिकरण होता है, ठीक है। बजट सत्र, मानसून सत्र। सत्र देखिए, आहूत करना, ये हमारे अनुच्छेद 174(1) के तहत राज्यपाल द्वारा सत्र का आहूत किया जाता है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा जब आहूत किया जाएगा तो वसान किसके द्वारा किया जाएगा? वो भी राज्यपाल के द्वारा होता है। देखिए, सत्र का आहूतिकरण मतलब सत्र को बुलाना, ठीक है। सत्रावसान मतलब सत्र के समाप्ति की घोषणा करना। ये दोनों काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 174(1) के तहत, ठीक। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। सत्र के बीच में आहूतिकरण के लिए एक शर्त है कि दोनों सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आज कोई सत्र दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, तो फिर उसे मई तक दूसरे सत्र का आहूतिकरण होना चाहिए। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधानित है। विघटन मतलब विधानसभा का विघटन। विघटन के कई तरीके हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। या तो अपनी सामान्य अवधि को विधानसभा पूरी कर चुकी हो, अर्थात 5 साल के कार्यकाल को उन्होंने पूरा कर चुका हो, या सरकार अल्पमत में आ चुकी हो, अर्थात अपना विश्वास मत खो चुकी हो, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, ठीक। तो क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। देखिए, सत्रावसान के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 174(1) में प्रावधानित है। सत्र का आहूतिकरण तथा सत्रावसान दोनों राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये सब चीज़ें आपके मस्तिष्क में स्पष्टता क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, विघटन। अनुच्छेद 174(2) के तहत विधानसभा के विघटन की शक्ति राज्यपाल को है। मतलब सत्रावसान तथा विघटन दोनों की शक्ति किसके पास है? हमारे राज्यपाल के पास है। अब देखिए, विधानमंडल के कुछ विशेषाधिकार होते हैं। विधानमंडल मतलब आपका क्या हो गया? विधानसभा और विधान परिषद, इसका कुछ अपना विशेषाधिकार होता है। एक सामूहिक विशेषाधिकार की बात करेंगे, उसके बाद व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात करेंगे। सामूहिक विशेषाधिकार में कार्रवाई चलाने का अधिकार, कार्रवाई व बहस के प्रकाशन का अधिकार, मतलब जो कार्रवाइयाँ और बहस हो रही है उसका प्रकाशन होगा कि नहीं होगा, ये कौन सुनिश्चित करेगा? ये हमारा विधानमंडल सुनिश्चित करेगा कि जो आज की कार्रवाई हो रही है, मान लीजिए कि कोई सत्र चल रहा है, उस पर बहस हो रही है, कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य के बारे में उस पर बात हो रही है कि इसको कैसे रोका जाए, इसका प्रसार कैसे कम हो, इस पे जो टीका आएगा उसका वितरण कैसे होगा, आदि आदि जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उस पर बहस हो रही हो, तो विधानमंडल के बगैर अनुमति के न तो उस बहस या कार्रवाई का प्रकाशन हो सकता है, न प्रकाशन को रोका जा सकता है। तो दोनों शक्तियाँ बहस एवं कार्रवाई के संबंध में
प्रकाशन की शक्ति किसके पास है? विधानमंडल के पास है। और ये कैसी शक्ति है? विधानमंडल की सामूहिक शक्ति के अंतर्गत आती है। प्रश्न ये अगर पूछा जाएगा कि आपका स्टेटमेंट रहेगा कि विधानमंडल की कार्रवाई चल रही है और उस कार्रवाई में कोविड-19 को लेकर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, तो उसके प्रकाशन का अधिकार या प्रकाशन के निरस्तीकरण का अधिकार किसके पास है? तो इसका उत्तर होगा कि इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिस पे चर्चा या कार्रवाई हो रही है या बहस हो रही है, उसके प्रकाशन का अधिकार तथा उसके निरस्तीकरण का अधिकार यह विधानमंडल का सामूहिक अधिकार है। उसके बाद अपने परिषद के भीतर, मान लीजिए ये विधानमंडल का परिसर है, इसके भीतर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी, उस पे नियम अधिनियमित करने का अधिकार किसको है? विधानमंडल को है। और वो अधिकार कौन सा अधिकार है? सामूहिक अधिकार है। मान लीजिए विधानमंडल परिसर में जो आपका पार्किंग वाला काम होता है वो भी किसके अधिकार के अंतर्गत आएगा? विधानमंडल के अधिकार का। छपाई का अधिकार किसके अंतर्गत आएगा? विधानमंडल के सामूहिक अधिकार के अंतर्गत। कार्रवाई चलाने का अधिकार किसके अंतर्गत आएगा? विधानमंडल के सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आएगा। अब व्यक्तिगत बात करते हैं। व्यक्तिगत मतलब किसी एक विधानमंडल के किसी एक सदस्य का व्यक्तिगत अधिकार क्या है? सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति का अधिकार है। मतलब उसको सिविल गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। दूसरा, गवाह के रूप में उपस्थित होने से मुक्ति। जब कोई कार्रवाई कोर्ट में चल रही है तो गवाह के रूप में उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ये उसका विशेषाधिकार है। किसका? विधानमंडल के सदस्य का व्यक्तिगत विशेषाधिकार है कि उसको उपस्थित होने से मुक्ति मतलब छूट प्रदान की गई है। उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसे बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। उसके बाद बात करेंगे हम विधानमंडल के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। तो विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। जहाँ पे विधान परिषद है वो विधानमंडल का भाग हो जाता है उस राज्य का। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे विधानसभा ही विधानमंडल का भाग है। तो विधानसभा में दो लोग होते हैं, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव अनुच्छेद 178 के तहत किया जाता है। इसके बारे में प्रावधान है। और विधान परिषद के भी दो पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति, जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे। इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा? 5 वर्ष। और जो उपाध्यक्ष होंगे उनका भी कार्यकाल कितने दिन का होगा? 5 वर्ष। क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल ही 5 वर्ष होता है, अवधि ही 5 वर्ष होता है। तो जो लोग चुने जाएंगे इसके पदाधिकारी, उनकी भी अवधि क्या होगी? 5 साल तक होगी। ये सामान्य बात की जा रही है। विशेष परिस्थितियों में इनके मृत्यु होने पर या त्यागपत्र देने पर ये अवधि कम भी हो जाती है और जो अवधि शेष रहती है उस शेष अवधि के लिए और लोगों का चुनाव होता है। उसके बाद विधानमंडल का जो दूसरा सदन है विधान परिषद, उसमें उस सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक, अब इन लोगों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष क्यों होता है? क्योंकि विधान परिषद की अवधि 6 वर्ष होती है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसलिए जो सभापति और उपसभापति का कार्यकाल होगा क्या, कितने दिन का होगा? 6 वर्ष। अगर वो दोबारा चुन लिए जाएंगे और फिर दोबारा चुन के आते हैं विधान परिषद सदस्य के रूप में और फिर सभापति चुने जाते हैं तो फिर 6 साल के लिए रहेंगे। ठीक है, तो हमारे संविधान के में यह प्रावधान किया गया है कि चाहे वो विधान परिषद का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो, वो दोबारा भी चुनाव लड़ेगा और निर्वाचित होने का अधिकार दिया गया है। आइए इसको फिर देखते हैं। विधानसभा की अवधि 5 वर्ष। गणना कब से होती है? विधानसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक। विधानसभा की शक्तियाँ तथा कार्य क्या है? पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा 14 दिन तक, विधान परिषद उसे क्या सकती है? रोके रख सकती है।
ठीक है। कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है, और वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद में। सत्र सत्रावसान तथा विघटन की बात करते हैं। सत्र आहूत करना अनुच्छेद 174(1) के तहत राज्यपाल द्वारा अंतिम बैठक तथा प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये सत्र के बारे में बात की गई है। सत्रावसान भी राज्यपाल द्वारा घोषित किया जाता है। विघटन अनुच्छेद 174(2) के तहत विधानसभा के विघटन की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। विधानमंडल के विशेष अधिकार क्या है? 2 प्रकार के विशेष अधिकार की बात की गई है, सामूहिक विशेषाधिकार और आपका व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत कार्रवाई चलाने का अधिकार, कार्रवाई व बहस के प्रकाशन का अधिकार, अपने परिषद के भीतर सभी मामलों को विनियमित करने का अधिकार आदि। व्यक्तिगत अधिकार में सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति का अधिकार, गवाह के रूप में उपस्थित होने से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। उसके बाद महत्वपूर्ण ये पूछा जाता है कि विधानमंडल के पदाधिकारी कौन कौन से हैं। तो विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनी है। जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ पे वो हाजिर हो जाती है। अभी तक हमारे भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद स्थायित्व है, मतलब विधानमंडल है, विधान परिषद है। आप बताइएगा 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व कायम है। हमारा कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। देखिए, तो विधान परिषद के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? सभापति, उपसभापति, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और विधान परिषद के जो पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 5-5 वर्ष का होता है। आप हमारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। उन छात्रों और छात्राओं तक पहुंचाइए जिनको इनकी आवश्यकता हो। आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोग अपने अपने कमेंट, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। उनके अनुसार हम चीज़ों को ले चलने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।